द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ये एक लिविंग सिस्टम है जो लॉज, प्रेसिडेंट्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के जरिए इवॉल्व हुआ है। As Ivor Jennings once said, that the British Constitution is not to be found in a single document, but in the whole of the law and practice of the Constitution. लास्ट वीडियो में हमने salient features of British Constitution कवर किए थे, and today we are going one step deeper to examine the sources जहां से British Constitution को उसकी authority और structure मिलता है. Hey there everyone, it's Legal Exploration. So what do we mean by the term sources when we say sources of British Constitution? बेसिकली ये वो फाउंडेशन है, वो रूट्स हैं जहां से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, इवॉल्व होता रहा और आगे भी इवॉल्व होता रहेगा. इन सिंपल वर्ड्स, सोर्सेज वो ओरिजिन हैं जहां से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अपनी अथॉरिटी और लेजिटिमेसी ड्राइव करते हैं. ये हमें बताते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स आए कहाँ से हैं, इन्हें लीगल फोर्स कैसे मिला और ये पूरा सिस्टम टाइम के साथ कैसे ग्रो करता रहा है. तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, हम असल में उन बेसिक एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं जिन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को शेप किया, स्ट्रेंथन किया और टाइम के साथ ट्रांसफॉर्म भी किया. सो नाउ दैट वी क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट सोर्सेज एक्चुअली मीन, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग, दीज आर स्टैट्यूट्स, कॉमन लॉ, कन्वेंशंस, जुडिशियल डिसीजंस, opinion of jurists and delegated legislation. अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द मोस्ट फॉर्मल एंड अथॉरिटेटिव सोर्स, स्टैट्यूट लॉ. स्टैट्यूट लॉ वो लॉज हैं जो पार्लियामेंट से पास हुए और रिटन फॉर्म में मौजूद हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. स्टैट्यूट लॉ की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं और कोर्ट्स के लिए प्राइमरी रेफरेंस का काम करते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रूल या प्रिंसिपल पार्लियामेंट से पास हुए किसी स्टैट्यूट में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम बन जाता है. जब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखते हैं तो हमें कुछ की माइलस्टोन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स मिलते हैं. लाइक मैग्ना कार्टा 1215, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जिसने किंग की पावर को लिमिट किया और बेसिक रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया. इसके बाद बिल ऑफ राइट्स 1689 पास हुआ जिसमें पार्लियामेंट की पावर्स और सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को क्लियरली डिफाइन किया गया. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड थी, जैसे पार्लियामेंट की कॉन्सेंट जरूरी है फॉर टैक्सेशन, फ्री इलेक्शन की गारंटी और फ्रीडम फ्रॉम क्रूअल पनिशमेंट. आफ्टर सम टाइम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 पास हुआ और जैसे जैसे 19th और 20th सेंचुरी आई, पार्लियामेंट ने कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म्स किए. पार्लियामेंट एक्ट 1911 एंड 1949 ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को लिमिट किया और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को रीएनफोर्स किया. लेटर यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट 1972 पास हुआ. टू सम अप, स्टैट्यूट लॉ क्लियर, रिटर्न और इन्फोर्सेबल रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं. कोर्ट्स और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों के लिए ये प्राइमरी गाइड है और अगर कभी लॉ एम्बिगुअस हो जाए तो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट लॉ की ही बेस पर की जाती है. अब हम मूव करते हैं सेकंड सोर्स की तरफ, विच इज कॉमन लॉ. कॉमन लॉ वो अनरिटन रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कोर्ट्स ने हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश किए हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है और इसका काम होता है गैप्स को फिल करना और एम्बिगुअस सिचुएशंस को क्लैरिफाई करना. अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ एक्सप्लिसिट नहीं बनाया या कोई लॉ एम्बिगुअस है तो कोर्ट्स अपनी जजमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को डिफाइन और इन्फोर्स करती हैं. यानी कॉमन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल और इवॉल्विंग बनाए रखता है. हिस्टोरिकली कोर्ट्स ने कई लैंडमार्क केसेस के जरिए रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया, जिसने ये प्रिंसिपल सेट किया कि गवर्नमेंट सिर्फ वही अथॉरिटी यूज कर सकती है जो लॉ एक्सप्लिसिटली अलाउ करे. कॉमन लॉ के जरिए जुडिशरी ने रूल ऑफ लॉ को कॉन्टिन्यूसली रीएनफोर्स किया और ये इंश्योर किया कि स्टैट्यूट्स का इम्प्लीमेंटेशन फेयर और कंसिस्टेंट हो. इन शॉर्ट, कॉमन लॉ प्रोवाइड करता है वो अनरिटन फ्रेमवर्क जो स्टैट्यूटरी लॉज के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिकल वर्किंग को गाइड करते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करने और इवॉल्व होने का चांस देते हैं विदाउट एनी फॉर्मल लेजिस्लेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स विच इज कन्वेंशंस. कन्वेंशन वो अनरिटन रूल्स और प्रैक्टिसेस हैं जो ब्रिटेन में सेंचुरी से फॉलो किए जा रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिकल वर्किंग को गाइड करते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ एनसन, कन्वेंशंस आर द कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होते लेकिन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी रखते हैं. कन्वेंशंस डेवलप होते हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कंसिस्टेंट पॉलिटिकल बिहेवियर्स के थ्रू तो इंश्योर कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अपने पावर्स का रिस्पॉन्सिबल यूज करे. Some common examples of conventions in UK are that
प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। ये एक कॉमन कन्वेंशन है जो सेंचुरी से फॉलो होती आ रही है और ये इंश्योर करती है कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस के अंडर हो। अनदर important एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन इज रॉयल एसेंट। फॉर्मली जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो उसे लॉ बनाने के लिए क्राउन की अप्रूवल जरूरी होती है। विदाउट रॉयल एसेंट कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता। हिस्टोरिकली क्राउन के पास रियल वीटो पावर होती थी, यानी मोनार्क बिल को रिफ्यूज कर सकता था, बट प्रैक्टिकली ये पावर लास्ट टाइम 1708 में यूज की गई थी। उसके बाद अबाउट 300 years हैव पास्ड, ये पावर एक्सरसाइज नहीं हुई। आज के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल सिर्फ एक कन्वेंशन के तौर पर किया जाता है। ब्रिटेन में बहुत सारी कन्वेंशन मौजूद हैं, जैसे द किंग कैन डू नो रॉन्ग, द किंग नेवर डाइज, एक्सेट्रा। मगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज डिस्कस करते हैं तो हम स्पेसिफिकली उन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की बात कर रहे होते हैं जो पॉलिटिकल पावर्स को रेगुलेट करती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या रॉयल एसेंट का प्रोसीजर एक्सेट्रा। अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल डिसीजंस, जिससे मुराद वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स के जरिए डेवलप किए हैं। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड नहीं है, इसीलिए कोर्ट्स का रोल सिर्फ डिस्प्यूट रिजॉल्व करना नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को डिफाइन करना भी है। यूके में प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी जो लीगल प्रिंसिपल एक हायर कोर्ट स्टैब्लिश कर दे वो फ्यूचर केसेस में तमाम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर अप्लाई होता है। इसी प्रोसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जांपल, बुशल्स केस 1670, इस केस ने ज्यूरी की इंडिपेंडेंस को फर्मली स्टैब्लिश किया। कोर्ट ने होल्ड किया कि जूरर्स को उनके वर्डिक्ट की वजह से पनिश नहीं किया जा सकता। इससे यह प्रिंसिपल डेवलप हुआ कि स्टेट ज्यूरी के डिसीजन में आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। Another example is Attorney General versus Decatur's Royal Hotel Limited 1920। यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया कि अगर किसी मैटर पर पार्लियामेंट ने स्टैट्यूट पास कर दिया तो क्राउन अपनी प्रेरोगेटिव पावर यूज करके उस स्टैट्यूट को ओवरराइड नहीं कर सकता। वन पॉइंट टू नोटिस हियर कि मैंने यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूज किया है। जब हम कहते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया तो इसका मतलब ये होता है कि लॉर्ड्स एक्टिंग एज जजेस, नॉट एज लेजिस्लेटर्स, बिकॉज 1920 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके का हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट भी था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट है। ओवर टाइम जुडिशियल डिसीजंस ने कोर्ट्स ने क्राउन प्रेरोगेटिव्स, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को भी क्लैरिफाई किया। कोर्ट्स नए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स नहीं बनाती, बट जब एम्बिग्विटी होती है, जब कन्फ्लिक्ट होता है, पावर के मिसयूज होने का क्वेश्चन उठता है, तो जुडिशरी ही फाइनल इंटरप्रेटर होती है। इसीलिए जुडिशियल डिसीजंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिविंग सोर्स है। Another important source of British Constitution is opinion of jurists। इससे मुराद वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जो लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू एक्सप्लेन, एनालाइज और सिस्टमाइज किए हैं। ये राइटिंग्स लीगली बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन इनकी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। कोर्ट्स भी कभी कभी इस पर रिलाई करती हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट नेम इन दिस कंटेक्स्ट इज A.V. डाइसी। उनकी फेमस बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने दो सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स क्लियरली डिफाइन किए हैं, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड रूल ऑफ लॉ। आज भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझने के लिए डाइसी का फ्रेमवर्क फाउंडेशनल माना जाता है। इसी तरह विलियम ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड ने इंग्लिश लीगल सिस्टम को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को एक कोहेरेंट फॉर्म दी, एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड शेप दी। फिर वाल्टर बॉगट की बुक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया, स्पेशली कैबिनेट, गवर्नमेंट और मोनार्की के प्रैक्टिकल रोल को। उन्होंने डिग्निफाइड और एफिशिएंट पार्ट्स का डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस किया जो आज भी एकेडमिकली कोट किया जाता है। ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट मैटर बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसको थियोरेटिकल स्ट्रक्चर देते हैं। इसीलिए ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट को यूके कॉन्स्टिट्यूशन का एक परसुएसिव सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती क्या है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर्स को बनाने की पावर दी है। नॉर्मली लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है, लेकिन प्रैक्टिकल गवर्नेंस में पार्लियामेंट हर छोटी डिटेल को ड्राफ्ट नहीं कर सकती। इसीलिए वो अपनी लॉ मेकिंग पावर का कुछ हिस्सा एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट अपनी सोवरेनिटी लूज कर रही है, बल्कि वो एक पेरेंट एक्ट पास करती है जिसे इनेबलिंग एक्ट या फ्रेमवर्क एक्ट भी कहा जाता है, और उस एक्ट के अंदर मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट्स को पार्लियामेंट ये अथॉरिटी देती है कि वो डिटेल्ड रूल्स बनाएं। ये डिटेल्ड रूल्स ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक जनरल लॉ पास करती है, तो उसके अंडर मिनिस्टर्स डिटेल रेगुलेशंस बना सकते हैं, लाइक इमिशन लिमिट्स, लाइसेंसिंग रूल्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। ये रूल्स लीगली बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल होते हैं। इन्हें कभी कभी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है, गवर्नेंस को एफिशिएंटली चलाता है, पार्लियामेंट का बर्डन रिड्यूस करता है और ये इंश्योर करता है कि रूल्स एज पर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस अपडेट होते रहें। इसी तरह ये एक फंक्शनल और डायनामिक सोर्स बन जाता है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को सस्टेन और स्ट्रेंथन करता है। सो ये थे सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूसली डेवलपिंग फ्लेक्सिबल सिस्टम है और ये स्ट्रेंथ उसको उन डाइवर्स सोर्सेज से मिलती है जिनका हमने इस वीडियो में डीप एनालिसिस किया है। अगर आपने ये लेक्चर प्रॉपरली फॉलो किया है तो आप सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, उनके बिहाइंड का लीगल लॉजिक भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। So subscribe to Legal Exploration for more legal insights. See you in the next lecture. Till then, keep learning and keep exploring law only on Legal Exploration.